की आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वेबिनार में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो इस हफ्ते जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को लेकर है। कल हमने जो चर्चा की कि संविधान ने हमें कुछ अधिकार तो दिए तो संविधान के द्वारा हमारी सरकार ने हमें कुछ अधिकार तो दे दिए, लेकिन क्या यदि उन अधिकारों को लागू करने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस कानून को तोड़ता है, उन अधिकारों से वंचित रखता है, और यदि उसके लिए कोई लीगल रेमेडीज नहीं होगी तो उन अधिकारों को एक इस तरीके से माना जाएगा या समझा जाएगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक शेर बिना दांत के शेर के समान माना जाएगा। तो इसीलिए संविधान सभा ने यह देखा और यह सोचते हुए कि यदि किसी व्यक्ति को या नागरिक को हमारे संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं, उनके तहत यदि उनका कोई उल्लंघन किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, किसी दबंग व्यक्ति या सरकार या किसी समाज के द्वारा, तो ऐसे लोगों के, व्यक्तियों के खिलाफ कानून के द्वारा क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं कि हम कानून का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द शिकायत करके या फिर कोई पिटीशन फाइल करके कोर्ट के समक्ष न्याय पा सके या उस व्यक्ति को सजा दिलवा सके। तो इसीलिए साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 33 हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 33 है वो ये कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होगा, तो कल मैंने बताया कि अगर हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत जो 5 रिटों का प्रोविजन है, उन रिटों को लेकर या उनमें से कोई भी एक रिट का इस्तेमाल करके, और यदि हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी के साथ यदि अब जो आगे चर्चा बताई गई कि ऐसा नहीं है कि हमें ट्रायल कोर्ट का कि सबसे निचली अदालत में केस फाइल करना पड़ेगा, फिर वो डिसाइड होगा, फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वो डिसाइड होगा, नहीं। इन सबको खत्म करके जो ऑनरेबल कोर्ट ने, जो संविधान ने, जो ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स दी, उन पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए हम बिफोर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और बिफोर हाई कोर्ट हम आर्टिकल 226 में जा सकते हैं। अब यदि किसी संविधान के मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना है, मौलिक कर्तव्यों में कोई परिवर्तन करना है या उसमें कोई चेंजेस लाने हैं समय के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि हमें उसके अंदर कोई परिवर्तन करना है तो वह जो अधिकार है वो आर्टिकल 33 के अंतर्गत हमारी पार्लियामेंट के पास दिया गया है और किसी भी व्यक्ति विशेष, समाज, संस्थान और किसी व्यक्ति के पास या किसी अन्य के पास नहीं है। हमें जो पार्लियामेंट है उसके अंदर सिर्फ चेंजेस कर सकते हैं, जो कि समय समय पर करे भी गए हैं और करते जा रहे हैं और आने वाले समय में भी किए जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन आंसर्स बताएं। जी बताइए साथियों, यदि आपका कोई सवाल है तो। उमाकांत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उमाकांत मिश्रा, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? उमाकांत जी, क्या आप मेरी बात अगर सुन पा रहे तो अपना वीडियो ऑफ कर ले प्लीज, ठीक है जी। साथियों बताएं प्लीज अगर किसी का कोई सवाल है तो। सर जी बताएं। सर जैसे कोई अधिकारी हमको गलत शब्द बोलता है तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए सर? कंप्लेंट। सर कहाँ, थाने में या सर आपको?
यदि हमें क्यों करेंगे, का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू ही तो हम काम करेंगे। तो जिस अधिकारी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया या तो उसके डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट करेंगे आप, और अगर कुछ नहीं बनता तो फिर पुलिस के पास करेंगे। जी ठीक है। ओके ओके सर। जी साथियों, प्लीज किसी और का कोई सवाल है तो बताएं। उमाकांत जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मिस्टर उमाकांत, उमाकांत जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? उमाकांत जी, जी साथियों प्लीज बताएं आप अपने क्वेश्चंस। क्या बात है, आप सब शांत हैं आज, कोई भी कुछ जवाब ही नहीं, मैं तो सवाल ही नहीं पूछ रहा। जय हिंद सर। जय हिंद साहब, बताएं आप अपने सवाल बताएं प्लीज। नहीं सर, कुछ सवाल नहीं है सर अभी। कोई बात नहीं। नहीं कोई अगर सबका सब सॉल्व हो चुका है, कहा सवाल किसी के पास कुछ सवाल रहेगी तब ना। अभी सब होली की तैयारियों में लगे हुए हैं, किसी हाँ, के पास कोई सवाल होली नहीं। की तैयारी है। अभी सबके पास हैप्पी होली के होली बाद सर। में धन्यवाद हैप्पी आप होली होली। एडवांस। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी मेरी तरफ से आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के बाद शिकायतें शुरू होंगी फिर सबकी। हाँ जी मोहम्मद इस्माइल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने हैंड रेस किया, बताएं प्लीज। जी सर। सर जय हिंद। जय हिंद साहब। सर मैं ये बोलना चाह रहा था जी, जो अभी आइडेंटिटी कार्ड जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसको कलर कर दीजिए सर। हाँ, आपने ये बात कल मुझसे कही थी, तो मैंने ये बात आगे मैनेजमेंट के सामने कलर रखी हो है। गया सर, आज मेरा कलर आ गया। जी सर, क्या होता है जैसे हम किसी को भी ज्वाइन करवा रहे हैं, अभी मैंने 4-5 लोग को ज्वाइन करवाया हूँ, वो सब यही बोलते हैं कि थोड़ा सा कलर रहता तो अच्छा लगता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में कर ऐसा लग रहा है सर एडिटिंग हुई है। ठीक है, मैंने बोल दिया है, और अभी व्यास जी जी का कहना है कि कलर प्रिंट होने लग गए, तो मैं एक बार आ फिर से गया मेरा। मैडम को रिमाइंड कर देता हूँ। ठीक है जी। जी और सर मैं ये साथियों, बोल रहा बताएं। हूँ जैसे किसी को ज्वाइन कराते हैं तो एक मेल आईडी बार बार नहीं हो पा रही है, तो जैसे मैं उस अपने से ही ज्वाइन करता हूँ, तो मैं ये भी चाहूंगा कि सर जो मेरी मेल आईडी है वो बार बार एक्सेप्ट करे तो ज्यादा अच्छा है, कि कई लोगों की मेल आईडी डालते रहते हैं ना, तो देखिए, उसमें इस दिक्कत तरीके होती है। का जो क्वेश्चन है वो आपको ना हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर जो मैडम है या फिर प्रोजेक्ट जी मैनेजर है, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। बाकी आपका मैसेज मैं उधर फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। हेलो, धन्यवाद। नमस्कार। अभी एक बार में सबको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने अभी बोलना सही समझा है। जी जनार्दन मैडम व्यास प्लीज। जी का कलर्ड इसलिए आया क्योंकि उन्होंने टीम बनाई और वो अब ब्लॉक प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इसीलिए उनका कलर्ड आया है। और सारे मेंबर्स का कलर नहीं होता है। अगर आपको पोस्ट मिलती है तो फिर आपको कलर्ड आईडी मिल जाती है। तो आप टीम बनाएं, और जो आपकी क्वेरी है ना कि एक ही ईमेल आईडी से नहीं हो पा रहा है, तो जो जिनका भी आप कर रहे हैं ना, तो उनका फोन नंबर @gmail.com कर दे, जहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, और उससे आपकी आईडी बन जाएगी। लेकिन उससे फिर उनकी ईमेल पे उनको नहीं मिल पाएगी, तो आप मुझे कॉल कर ले, मैं उनको उनका आईडी आपको दे दूंगी। ठीक है।
ठीक है मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसा कि साथियों अभी आपने देखा कि हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उन्होंने ये हम सबको बताया कि ये हमारा जो HRPC का जो प्रोजेक्ट है या जो NGO है, इसके अंदर यदि हम मेंबर के तौर पर हमने ज्वाइन किया है या फिर हम मेंबर के तौर पर हैं, अपने हम जो मेंबर का पद हमने अगर संभाल रखा है, तो उस मेंबर को जो आई कार्ड मिलेगा वो हमारी संस्था का प्रोटोकॉल है कि उनको जो आई कार्ड मिलेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा। यदि आप मेहनत करते हैं, एक टीम बनाते हैं और किसी बड़े पद को, मतलब उसके मेंबर से ऊपर के जो पदों को अगर आप होल्ड करते हैं, तो उस स्थिति में आपके जो आई कार्ड हैं वो कलर्ड आई कार्ड आपको इशू होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, जिससे कि आपके ब्लैक एंड व्हाइट आइडेंटिटी कार्ड को कलर आइडेंटिटी कार्ड में कन्वर्ट करने में हमारी संस्था को और हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो और हम आपको एक एप्रिसिएशन भी दे पाए कि आपने इतना अच्छा काम किया है हमारी संस्था के साथ जुड़ के, और उन सभी लोगों के लिए जिनके लिए हम ये संस्था चला रहे हैं, जिनके अधिकारों के हनन के लिए हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अभी मुझे लगता है आप सभी की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी कि हमारे जो आइडेंटिटी कार्ड है वो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होते हैं। जी सर, ज्वाइन कैसे कराऊं? मैं अपना आईडी से ज्वाइन कराऊं ना, या व्हाट्सएप में मैं भेज कर मैं ज्वाइन करा सकता हूँ? ये तो आप हमारे अभी मेंबर हैं ना श्रीकांत पांडे जी। जी जी। हाँ, तो फिर मैडम आपको डायरेक्टली बता देंगी ना, वो तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं ये बात। तो अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। इसके लिए आप हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है मैडम से बात जी करें, वो जी। आपको पूरा सहयोग करेंगे ये कार्य करने में। ओके ओके। हमारा जो पर्पस है वो बेसिकली ये रहता है कि हमारे पास मुश्किल से 20 से 25 मिनट मिलते हैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इन 20 से 25 मिनट को किसी ऐसे सवाल के लिए व्यर्थ ना किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू। ना तो हम लीगल क्वेरीज यहाँ पर करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, अन्यथा आप ठीक जो है सर, सवाल मैडम आगे पहुंचा तो देंगे। ठीक। जी पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी साथियों प्लीज बताएं यदि आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई लीगल क्वेरी है, तो हम उसके ऊपर यहाँ चर्चा कर सकते हैं, जिससे कि हमारे अन्य साथियों को भी उस सवाल और उस आंसर के बारे में पता लगे। सर नमस्ते, मैं रमेश सोनकर बोल रहा हूँ। जी सोनकर साहब नमस्कार, बताएं। मैं सर जी मैं बोल रहा था 2-3 लोग का 24 जो न्यूज होता है 24+7 क्या 24+7 जो न्यूज होता है आज। अच्छा, न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं 24/7, ठीक है। यस, तो उसमें क्या किया गया, 2-3 बंदों को फंसा कर फॉरवर्ड आईडी बनाकर उनको काम करने पर पुलिस वाले दबाव दे रहे हैं, और जिसने बनाया है आईडी उसने कॉल किया जाता तो उठाता है, आज नहीं कल हम आईडी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उसने है जयपुर का, उसने मैं भी एक आध टाइम बोला, उसके बाद उसने कोई प्रेशर हम नहीं डाल पाए। अभी थोड़ा काम में मैं दिल्ली में बिजी रहता हूँ, इसी वजह से हम आपसे सलाह लेना चाहते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। सोनकर साहब एक बार ना आपकी क्वेरी मुझे दोबारा सुननी पड़ेगी, मैं थोड़ा सा मिस कर गया आपके क्वेश्चन को समझने में। प्लीज बताएं एक बार और, आपने क्या कहा? मैं ये बोला हूँ 24+7 जो न्यूज है आज। जी 24/7 न्यूज चैनल है, ठीक है। तो उसने है जयपुर से चलाता है, फॉरवर्ड अपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, ऑनलाइन नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाया है? रजिस्ट्रेशन जिसने ऑफिस चलवाता है उसने रजिस्ट्रेशन उसका फॉरवर्ड है, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। 2-3 बंदे ये क्वेरी में आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड है इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। बेसिकली देखिए, जैसे ऑफिस का जो नंबर एक होता है, बार कोड होता है, हाँ। उसका जो कोड है वो गलत है, और दूसरी बात 10 से 15 बंदों के वो ज्वाइनिंग करके 1000 रुपए 2000 1500 में उसकी आईडी बनाई गई, पीडीएफ दोबारा दे दिया, बोला मैं कुरियर करेंगे, मगर कुरियर आज हो गया महीना भर किया नहीं, 1-2 महीने बाद। आप मुझे एक बात बताएं रमेश सोनकर साहब, कि जिन व्यक्तियों ने वहाँ नौकरी पाने के लिए अप्लाई किया था वो व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं क्या? तो दिल्ली में नहीं रहते, वो गांव में है, प्रयागराज।
और तो देखिए बस्ती श्रीमान, जिला। ये जो ऑफेंस कारित हुआ है, ये जो जुर्म कारित हुआ है, ये साइबर सेल का मतलब देख रेख में किया जाएगा ये। तो साइबर अच्छा पुलिस स्टेशन होते हैं ना, वहां पर आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन फ्रॉड है। जी। ठीक है ना, एक फेक आईडी आपको दी गई, आपसे 1000 रुपए लिए गए और आपको ये कहा गया कि आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, यही कहना चाहते हैं ना आप? यस। तो देखिए ये जो ऑफेंस है, या तो जिन्होंने जिस समय अप्लाई किया वो अगर प्रयागराज में रहते थे जी। तो ऑफेंस की जो जुरिडिक्शन बनेगी वो प्रयागराज बनेगी। यस। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो कंप्लेंट करनी होगी वो प्रयागराज की साइबर सेल में करनी होगी। यस। ठीक है ना, ओके ओके। क्योंकि ये साइबर सेल के थ्रू चीटिंग का मुकदमा बनता है इसके ऊपर। यस यस। ठीक है, तो 467, 468, 471 में भी इन्वोक हो जाएगी आईपीसी किसके ऊपर। ठीक है, दोनों के साथ। यस सर। जी रमेश जी, धन्यवाद। जी बताएं। हाँ जी, करदम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जी। मैं सुन पा रहा हूँ, बताएं करदम साहब। अभी जो कह रहे थे कि जो आवाज जो 24/7 चैनल है ना, हाँ, जैसे जे तो जयपुर से वो करते हैं, जयपुर में इनकी वो ऑफिस है इनकी। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं करदम साहब? फिर नहीं वो कह रहे हैं 24/7 यानी आवाज न्यूज है ये। मेरी बात आपने नहीं समझी। जी मैंने ये कहा कि जिस व्यक्ति ये ऑफेंस कारित हुआ, बेशक वो संस्था जयपुर से चलाई जा रही है, लेकिन उनको जो आईडी कार्ड या फिर जो बार कोड प्रोवाइड कराया गया वो तो प्रयागराज में कराया गया ना, तो जुर्म तो प्रयागराज में कारित हुआ ना। उस वक्त तो वो व्यक्ति जो प्रयागराज में था, इसलिए वो मुकदमा प्रयागराज में रजिस्टर्ड होगा। ये सर प्रेस रिपोर्टर जो बन रहे हैं जयपुर की है, दादी का फाटक इनका वो पता है, दादी का फाटक का। अरे श्रीमान खूब सिंह जी, आपने तो एक बात पीछे बहुत आ रही है, कौन है डिस्टर्बन आ रही है बहुत। करदम साहब आप एक बात बताओ, अगर किसी ने अमेरिका से आईडी भेज दी तो क्या आप अमेरिका जाओगे मुकदमा रजिस्टर कराने? नहीं ये नहीं कह रहा सर, मेरे पास भी कार्ड है उनका आवाज न्यू आवाज। मैं समझ गया, उनका ये कहना नहीं है कि कार्ड नहीं है, जयपुर में कंपनी नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं एक फेक बारकोड बना के दिया गया, एक फेक बारकोड बना के दिया गया और उस बारकोड पे पेमेंट कराई गई और आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई, ये कहना है उनका। नहीं सर वो नहीं, वो तो मेरे पास तो कार्ड भी है, उनको 1 साल की वैलिडिटी पड़ी हुई है। ठीक है 23 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। जी धन्यवाद। हाँ मैं फील्ड में काम नहीं। समीर खान साहब, क्या आप अपना अब माइक ऑन करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे साथ में? समीर खान साहब, क्या आप वीडियो ऑन करेंगे? एक मिनट सर। बोलो सर। मैं इश्तियाक खान पहली बार मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। जी दिनकर जी, मैं अभी 1 मिनट अभी आपसे बात करूँ। अच्छा, नाम दिनकर जी का लिखा हुआ आ रहा था ना। जी दिनकर जी बताएं, क्या कह रहे थे आप? मैंने इनको मीटिंग ज्वाइन कराने के लिए इनको दिखाया कि किस तरह से बहुत अच्छी बात है, और आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे दिनकर जी के थ्रू ज्वाइन किया। और तो आप कब से ज्वाइन कर रहे फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को? आवाज ही नहीं आ रही। दिनकर जी प्लीज अनम्यूट करें इसको। बोला सर पक्का तारीख को ज्वाइनिंग ली है। जी बहुत अच्छी बात है, आपने ज्वाइनिंग ले ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिनकर जी आपके लिए भी मुबारकबाद। जी सर। अब आप ये समझ गए होंगे मैंने क्यों दी। जी सर आशीर्वाद सर आपका। नहीं हमारा क्या आशीर्वाद, मेहनत आपकी है देखिए, और जी हमेशा सर। मेहनत रंग लाती है। जी सर। जी दिनकर जी, बस सर मार्गदर्शन करते रहिएगा सर। जी जी महेंद्र कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
महेंद्र कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते तो प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ सर जी। थैंक यू। हाँ जी समीर खान साहब, आपने वीडियो ऑन नहीं करी, मुझे आपसे बात करनी थी। यार ऑन कैसे होगी? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं अजमेर जिले से ब्यावर से हूँ, समीर खान, सोशल वर्कर। जी समीर खान साहब जी सोशल वर्कर में सर काफी। जी आप समीर खान साहब, आप मुझे दिख नहीं रहे बेसिकली। सर नहीं दिख रहा हूँ आपको मैं भी। आपने वीडियो ऑन नहीं की ना? हाँ खान सर साहब, एक ऑन है बात जब से। बताओ, आप अगर अभी आप देख रहे होंगे कि हम किसी और की क्वेरी सुन रहे थे, उस टाइम आपने 3 बार मैंने आपके माइक को म्यूट किया, लेकिन फिर से आपने अनम्यूट कर दिया। क्या मैं जान सकता हूं आपकी क्या अर्जेंसी थी या क्या सवाल था जो आप उस टाइम पूछना चाहते थे? और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे बताएं। चलिए कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि मैं आपको म्यूट करता हूं तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। जब भी कोई व्यक्ति अगर हमसे बात कर रहा है या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं तो प्लीज कोशिश करें, हम सब साथी, कि साइलेंस को और पीस को मेंटेन करने की कोशिश करें। देखिए, अगर हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप अपने घर पर, मोहल्ले में या फिर कहीं भी हैं, और मैं अपने ऑफिस से अगर मैं आपके साथ मुखातिब हूं, हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल ऑफिस अगर हम इसे कहें तो बिल्कुल कहना सही होगा, एक डिजिटल वर्क प्लेस है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया करके कुछ रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करें, अपनी बारी का इंतजार करें। एक साथ 2-2 4-4 व्यक्ति प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें, और यदि आपकी क्वेरी है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे अपनी क्वेरी रखें, लेकिन एक व्यक्ति के खत्म होने के बाद। और ये जरूरी नहीं है कि आप अपने वीडियो को ऑन करेंगे ही करेंगे, बिना वीडियो को ऑन किए भी हम अच्छे से बात कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अधिकतर, देखिए, मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो दूसरे प्रकार का है। आप जब मोबाइल से अगर लॉगिन करते हैं तो कई जगह सिग्नल इश्यूज की वजह से यदि हम वीडियो ऑन करके बात करते हैं तो हमें आवाज खराब आनी शुरू हो जाती है, सिग्नल डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे भी साथियों को ये सलाह देना चाहूंगा कि कृपया करके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो ऑन ना करें। अगर जरूरत नहीं है तो, जरूरत है तो आप वीडियो ऑन करें, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन ये इंश्योर करके रखें कि आपके सिग्नल्स बहुत अच्छे से आए, जो भी आप कहें वो हम अच्छे से सुन पाए, और जो हम कहें वो आप अच्छे से सुन पाए। तो वीडियो ऑन करने से कई बारी सिग्नल्स में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। और प्लीज एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप वीडियो ऑन करते हैं तो आप जिस पोजीशन में हैं वो पोजीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति के पीछे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, किसी की शक्ल दिख ही नहीं रही है, कोई खाट पे या बेड पे या चारपाई पे सो रहा है। तो प्लीज देखिए, जब हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, या फिर स्कूल में ही अगर हम पढ़ने जब हम जाया करते थे, अब तो मुझे नहीं पता हम में से कितने लोग पढ़ने जाते होंगे, मे भी अभी कॉलेज या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो, तो इन एथिक्स को ना माना जाता है वहां पर कि हम जिस तरीके से क्लासरूम में बैठते हैं हमें उस तरीके से ही बैठकर इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। यह आप सभी लोगों के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ मेरा अनुरोध है। तो अगर हो सके तो कृपया करके इसको आगे से फॉलो करने की कोशिश करें। मैं कभी नहीं कहता आप वीडियो ऑन करें, आप चाहे किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन अगर आपकी वीडियो ऑन होती है तो कृपया ऐसी पोजीशन हो जो किसी के लिए ऑब्जेक्शनेबल ना हो। यदि आप लेटे हुए हैं, देखिए, यदि एक आदमी देखेगा कि जी वो व्यक्ति लेटा हुआ है तो फिर तो
कल को 4 आदमी भी लेट के बात करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हमारे उन साथियों को जिन्होंने हमें लॉग इन कर रखा है। जी हाँ, रमेश सोनकर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। किसका वीडियो ऑन हुआ, ऑडियो ऑन हुआ है? जी सर, मैं दिगंत बात कर रहा हूँ सर जी। जी दिगंत जी बताएं प्लीज। हाँ जी, मेरे को ये पूछना था कि मेरे को स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया है। डिस्टर्बेंस हो रही है, हवा चल रही है क्या? हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी सर, अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। जी सर, अभी मेरे को एक स्कूल से ऑर्डर आया है कि मेरे को स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए जाना है और उसमें आईपीसी धारा और सब समझाना है। तो क्या मैं इसके बारे में समझा सकता हूँ मानवाधिकार और उसके रूप में? देखिए, मैं अगर बात कहूँ तो आपको जिस स्कूल में जाना है, क्या आप मुझे बताएंगे वो स्कूल कौन से स्तर का स्कूल है? मतलब 8वीं तक का है, प्राइमरी स्कूल है, 12th तक का है, 10th तक का है? 10वीं तक का है मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो वहां पर पढ़ाता है, इसलिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब आप 10वीं के स्कूल में जाएंगे तो मेरी तरफ से तो देखो आपके लिए ये राय रहेगी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वहां पर जाके आप अपना परिचय दें कि मेरा नाम ये है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, या जो भी आप कहना चाहें वो आपको डिसाइड करना है। जी जी जी, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय दें, फिर उसके बाद आप क्या काम करते हैं। तो जैसे आप एज ए सोशल वर्कर एचआरपीसी में काम करते हो तो वहां पर आप ये बता सकते हैं कि हम एचआरपीसी से जुड़े हुए हैं, इतना टाइम हमें जुड़े हुए हो गया। हम जो एचआरपीसी जो है वो क्या काम करती है, ये बात आप उनको बता सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में बताना है, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर ना करें क्योंकि बच्चे फिर बोर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, वहां पे बच्चों को ये बताना चाहिए उनके अधिकार क्या हैं। जी सही बात। ठीक है। अब जैसे उनके अधिकारों में ये हो गया कि जी ये आपका अधिकार है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री में गवर्नमेंट शिक्षा देगी। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो आपसे फीस नहीं ली जाएगी 6 से 14 साल तक के बच्चों को। और यदि आपकी फिजिकली डिसेबल है, मतलब अगर आप अपंग है, तो उस स्थिति में आपको 18 साल तक फ्री में बच्चों को मतलब शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स ये हैं कि स्कूल के अंदर पानी होना बहुत जरूरी है, साफ पानी, सिर्फ पानी नहीं, बच्चों के पीने के लिए पानी, स्कूल में प्लेग्राउंड होना बहुत जरूरी है, ये उनका शिक्षा के लिए अधिकार है। लाइब्रेरी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अगर लाइब्रेरी है तो उसके अंदर किताबें होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक दीवार के ऊपर बोर्ड लगा दिया लाइब्रेरी, वहां पे लाइब्रेरी होगी। तो इन सब चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। और इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि देखिए जो बच्चे हैं ना, वो बेसिकली वो एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना अपने बारे में कुछ नहीं पता होता, ना तो उन्हें ये पता है कानून क्या है, ना उन्हें पता अधिकार क्या है, ना उन्हें ये पता क्या गलत है क्या सही है। तो आप ना उनको ना वहाँ पे गुड टच और बैड टच के बारे में अगर छोटी सी स्पीच दे तो वो बहुत अच्छा है। सही बात है सर, आपने मेरे को समझा। सही क्या होता है गुड टच और बैड टच के? भाई अगर बच्चा छोटा है तो उसको किस नियत से कौन व्यक्ति कैसे हाथ लगा रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में समझाएंगे तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर आप उसके बाद ये बता सकते हैं कि बच्चों के अधिकारों के लिए बहुत सारे कानून हमारे देश में बनाए गए, जैसे बाल मजदूरी को रोकना, पॉक्सो एक्ट, यदि किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल ऑफेंस को मेड आउट किया, मतलब किया जाता है किसी एक्यूज के द्वारा, तो पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। और कभी भी बच्चों को ना थोड़ा ब्रेविटी के ऊपर स्पीच देना बहुत जरूरी है कि बच्चे हमेशा क्या होता है, किसी ने कह दिया अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरे पापा को जान से मार दूंगा। ठीक है ना। तो आपको बच्चों को ये बताना है कि जब भी कोई आपको डराएगा तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको किसी भी गलत काम से, हाँ नहीं, मुकाबला तो देखो बच्चा नहीं कर सकता, नहीं मतलब कि उसको हिम्मत सुनो, हाँ उसको हिम्मत देनी है कि यदि कोई आपको गलत काम करके और ये कहता है कि अपने पापा को नहीं बतानी, तो आपको वो बात अपने घर जाके पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करनी है ताकि बच्चों के मॉलेस्टेशन को रोका जा सके। जी सर, सही बात। किसी बात अगर आप 10 या 15 मिनट में उनको कहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। जी सर, अवश्य। जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहां का कल्चर कैसा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। जी सर। तो ठीक है। तो आईपीसी वगैरह जो है ना, बच्चे आईपीसी के बारे में क्या जाने, मतलब ये चाइल्ड लेबर के बारे में तो आप ये कह सकते हो ना, ये नहीं बताना चाइल्ड लेबर के एक्ट के अंदर 15 सेक्शन है, मे भी अगर हो तो, मुझे नहीं पता कितना है।
या फिर उसे 2005 में बनाया गया, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वहाँ ये बताना, देखो जी बच्चों, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है ना, तो आप, ये ना कानून है कि आपसे कोई काम नहीं करा सकता, बंधुआ मजदूरी सही नहीं करा बात है, वो तो सकता, सही है। ठीक है ना। अगर आपसे हाँ, कोई हाँ ऐसा जी। कराता है तो आप पुलिस के समक्ष सही। कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप देखते हैं कि किसी ऐसे जी बच्चे से सर। काम कराया जा रहा है जिसकी उम्र कम है, तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते जी हैं, सर। कहीं कह सकते हैं, है ना। तो ये सब सही चीजें बात। हम कर सकते हैं। सही बात है, सही बात। और मैं तो आपको जी सर। शुभकामनाएं दूंगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, तो प्लीज वहां पे अपनी सब बातें रखें। जी सर, जी धन्यवाद दिगंत सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सोनकर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने 3 से 4 बार हैंड रेज किया, लेकिन आप कुछ कह नहीं पा रहे, बताएं। जी सर, मैं ये बोल रहे थे, जो मैं FIR लिखने वाला हूँ, वो HRP की तरफ से मैं लिख कर उन साइबर क्राइम में देना चाहता हूँ, क्या बेहतर रहेगा? सर उसे FIR नहीं, कंप्लेंट कहते हैं, बिल्कुल आपको लिख के देनी चाहिए साइबर क्राइम में। लेकिन आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप कैसे देंगे साइबर क्राइम में? हम दिला देंगे ना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल जैसे दिलाइए। हम हर जगह थोड़ा नहीं पहुंच पाएंगे हर के साथ। हाँ, तो आप जिस व्यक्ति के साथ ये ऑफेंस हुआ है उसको लिख के दें और उसको बोलें कि उसे साइबर क्राइम में कंप्लेंट को फाइल करे, ठीक है ना। ठीक है, पहले मैं HRP लिखवा देता हूँ, उसके बाद एप्लीकेशन लिखवा के मैं साइबर क्राइम में डलवा देता हूँ। पहले साइबर क्राइम में देना है आपको, पहले साइबर क्राइम में देना है। वो काम नहीं करेंगे तो फिर HRPC के लेटर हेड से आप साइबर क्राइम में भेजोगे, समझ गए। पहले आपको सिंपल कंप्लेंट साइबर क्राइम में देनी है, सभी घटनाएं उसके अंदर लिखित में लिखते हुए, ठीक है। तो हम क्या करके लिख दें उसमें? जो आपके साथ हुआ है वो लिखेंगे कि जी मेरा नाम फलाना फलाना है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस जगह का निवासी हूँ, फलाने दिन मेरे पास एक व्यक्ति ने फलाने नंबर से फोन किया, अगर ऐसा हुआ है तो, अगर मेल आई है या किसी ने वैसे बताया तो वो चीज लिखेंगे। तो उन्होंने मेरे को फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको आपकी नौकरी 24/7 में लगवा दूंगा और आपको 1000 रुपए देने होंगे। फिर उन्होंने बार कोड दिया, मैंने उनको पैसे दे दिए। अब जैसा हुआ है, मैं तो बस एक स्टोरी बता रहा हूँ, अगर आपके साथ जी हम समझ रहे हैं आपकी बात। ठीक है। तो फिर क्या मैंने उनको पैसे दे दिए, उसके बाद से मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। मैंने देखा ना तो उनका कोई रेस्पॉन्स आ रहा है, ना कोई मेरा फोन उठा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, उनके द्वारा मुझे ठग लिया गया है। मेरी एक जो मेरी अर्जित कमाई थी, जो मैंने सेव करके पैसे रखे हुए थे, उनको एक झूठ बोल के उसको साइबर, मतलब उस झूठ बोल के हम मेरे समझ पैसे रहे मुझसे हैं, ले अपना लिए थे। मेहनत से मैं कमाते एक रुपए जो तो हुआ कर उनको हम पैसे में तो करके बिल्कुल, दिए। वो सब चीजें ऐड करके आप एक कंप्लेंट लिख के उसको दे दो पुलिस स्टेशन में, ठीक है ना। जो मेहनत की कमाई, हार्ड अर्न मनी कहते हैं उसको बेसिकली, ठीक है। चलिए तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और चूंकि आज 6 मिनट ज्यादा भी हो गए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने के लिए, हमें सुनने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।